नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान पुलिस पेपर के अंदर स्वागत है। देखिए, राजस्थान पुलिस का पेपर है वो हम करेंगे। और जैसा आप सभी को पता है कि आपके राजस्थान पुलिस में 4 पार्ट के अंदर है ये पेपर है वो होने वाला। मतलब एक पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पार्ट ए में आपके 60 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के आएंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर के आएंगे। पार्ट बे के अंदर आपके 35 क्वेश्चन है वो इंडिया जीके जीएस के आपको आने वाले हैं। पार्ट से के अंदर आपके महिला बाल अपराध के क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट द है, इसके अंदर आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे। हमारा टारगेट है मिशन वर्दी 2022। और जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होगा तब तक अपन झुकेंगे नहीं, इस मोटो के साथ में। ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को आप गौर से देख लीजिएगा आपके किस प्रकार से रहने वाला है और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले पार्ट की। पार्ट ए के अंदर आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, तो और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग करता है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग है वो करता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कमांड आधारित यूजर इंटरफेस है उसका ये प्रयोग करता है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी जुड़े हुए हैं वो सभी जने क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में क्लास को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। क्लास को क्या करें, आप लाइक करें, साथ में आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर जरूर करें। तो निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है? निम्न में से किस प्रकार के मेन्यू को ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये भी कहा जाता है? ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये कहा जाता है पुल आउट को। किसे कहा जाता है? पुल आउट मेन्यू है इसे कहा जाता है। तो हम इसमें राइट आंसर कौन सा करेंगे? डी आंसर है, हम इसमें राइट आंसर कर देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? देखिए, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण कंप्यूटर है वो कौन सा होता है? तो कोई भी टिपिकल नेटवर्क है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर है ये होता है नेटवर्क सर्वर। कौन सा होता है भैया? नेटवर्क सर्वर है किसी भी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कंप्यूटर है ये होता है। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम और नंबर है वो क्या कहलाता है? किसी स्टोरेज डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर है ये एड्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एड्रेस। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम और नंबर स्टोरेज एड्रेस है ये कहलाते हैं। जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है? देखिए, जेपीईजी ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। पीएनजी है, जेपीईजी है, ये सारे आपको पता है इमेज के प्रकार होते हैं। पर जेपीईजी इसका पूरा नाम क्या है? तो जेपीईजी का पूरा नाम होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है इसका पूरा नाम है वो होता है। तो आप सभी को ये याद होना चाहिए क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका पूरा नाम है वो होता है। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड प्रणाली का उपयोग करता है? तो ये पीडीए है ये करता है। इसमें हम ए आंसर है वो हम इसमें क्या करेंगे? राइट आंसर हम इसमें करेंगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। जीआईजीओ किससे संबंध है? देखिए, जीआईजीओ ये किससे संबंध है, किससे ये जुड़ा हुआ है? तो ये भी बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है जीआईजीओ एक्यूरेंसी से जुड़ा हुआ है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किनके द्वारा किया गया? एनालिटिक इंजन का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो देखिए, एनालिटिक इंजन का निर्माण है ये किया गया है। एनालिटिक इंजन कह सकते हैं आप, विश्लेषणात्मक इंजन कह सकते हैं,
ठीक है, तो ये इस इंजन का आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। और देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता है वो कहते हैं, कंप्यूटर का जनक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द गॉड, ये भी इसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। देखिए विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? देखिए विश्व का पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका क्या नाम था? विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600। ये विश्व के पहले, और इसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है के सेमूर का। के सेमूर का महत्वपूर्ण इसमें योगदान है, ये रहा है। तो आप इसे याद इस प्रकार से रख सकते हैं। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारत का परम 8000 था, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस है ये किसके द्वारा बनाया गया था, यानी माउस का आविष्कारक कौन था? तो माउस का आविष्कार है ये किया गया था डगलस इंजलबर्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डगलस इंजलबर्ट है, इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। चलिए आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है प्ले स्टोर से, जाइए प्ले स्टोर में, ये वाला नाम है, आपको लिखना है JEPYBHAKR, और इस लोगो का जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यहाँ से डाउनलोड करने से फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको पार्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। पार्ट वाइज आपके इसके अंदर क्या मिल जाएंगे? आपको इसमें टेस्ट है वो आपको इसमें पार्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको नोट्स है वो भी आपको यहाँ से पार्ट वाइज है वो मिल जाएंगे, जैसे पार्ट A B C D इस वाइज से। और साथ में आपको 150 क्वेश्चन का पूरा मॉडल पेपर है वो भी आपको इसमें सोल्व करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये है इसके अंदर, ये फायदा है इसे ऐप को डाउनलोड करने का। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब पार्ट B की। तो पार्ट A में हम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के लाए हैं, वैसे आपके 160 टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, पर हमने 10 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं B, और पार्ट B में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं भैया? 35 क्वेश्चन माफ कीजिएगा, 35 क्वेश्चन आते हैं, और ये 35 नंबर के आपके रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसके शासनकाल में मुगलों के पतन पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम हॉकिंस मुगल दरबार आए थे? देखिए किनके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम हॉकिंस मुगल दरबार आए थे? तो ये थे जहांगीर के दरबार में आए थे 1608 में। तो ये राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी हासिल की है? किस देश ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी हासिल की है? तो ये भारत के द्वारा ये मेजबानी हासिल की गई है। भारत का कौन सा खिलाड़ी शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को पराजित करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है? भारत का कौन सा शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन है, इसको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है वो बन गए? सबसे युवा खिलाड़ी है ये बन गए हैं भैया R परघानंद। और R परघानंद, या आप इन्हें रमेश बाबू है वो भी कह सकते हैं, रमेश बाबू परघानंद। ठीक है, तो बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए IPL के 15वें सत्र में कितनी टीमें खेलेगी? IPL का जो 15वां सत्र होगा इसमें कितनी टीम है इस बार हिस्सा ले रही है? देखिए IPL में 8 टीमें हैं, पहले भाग लेती थी, पर इस बार 2 नई टीम है वो और जोड़ दी गई है। लखनऊ सुपर जॉइंट है वो जुड़ गई है, और एक अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी है वो जुड़ गई है, गुजरात टाइटंस है वो जुड़ गई है। तो टोटल 10 टीमें इस बार IPL में भाग ले रही है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनीत जोशी को। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए लाभदायक है किस रूप में जाना जाता है? देखिए जीन में अचानक परिवर्तन आ गए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए क्या है? लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये म्यूटेशन के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? म्यूटेशन के नाम से ये जाने जाते हैं। पौधे की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती है?
देखिए पौधे की बीमारी साइट्रस केकर है, ये किन के कारण होती है? तो साइट्रस केकर है, ये पौधे की है ना, ये विशेष तौर से नींबू में होती है। और साइट्रस केकर बीमारी है, ये जीवाणु के कारण होती है। पौधे की बीमारी है ये साइट्रस केकर, और ये जीवाणु के कारण होती है। भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहिड़ी या लहरी भी बोलते हैं कई जने, तो इनका निधन है वो कब हो गया है? देखिए बप्पी लाहिड़ी, इनका निधन है ये हो गया है भैया 16 फरवरी 2022 को। और इनका मूल नाम है ना वो थे एलोकेस लाहिड़ी। एलोकेस लाहिड़ी इनका मूल नाम था, पर लोग इन्हें बप्पी लाहिड़ी है वो कहने लग गए थे। राइट आंसर बी आंसर हो जाएगा। 16 फरवरी को इनकी डेथ है वो हो गई थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? पूर्वकालिक सदस्य के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है संजीव सान्याल को। किसे नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल को ये नियुक्त किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग का SSC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए चेयरमैन है ये नियुक्त किए गए हैं एस किशोर को। किसे नियुक्त किए गए हैं? एस किशोर को ये नियुक्त किया गया है। ए आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विजयनगर की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का है। हरिहर व बुक्का दो भाई थे, इनके द्वारा विजयनगर है उसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हैं। कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के ये किनारे हैं, तट पर है। और ये हम्पी है, हम्पी का प्रतिनिधित्व करते हैं। स आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ब्लैक होल की घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक होल की घटना क्या है भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास में ये घटना घटित हुई थी 20 जून 1756 को। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला है, इन्होंने क्या किया कि 18 फीट लंबा था, यानी 18 फीट तो ये लंबा था, साथ में 14 फीट 10 इंच ये चौड़ा था। ठीक है कमरा, इसमें 146 अंग्रेजों को इन्होंने भर दिया था भाई। ठीक है 10 फीट 18 बाई 15 मान लीजिए आप, 18 बाई 15 फीट के कमरे के अंदर इन्होंने 146 अंग्रेजों को एक साथ बंद कर दिया गया था, जिसमें से अगली सुबह मात्र 23 लोग हैं वो जीवित बचे थे। जिसमें से कितने लोग जीवित बचे थे? 23 लोग हैं जीवित बचे थे। इससे काल कोठरी की घटना कहा जाता है या ब्लैक होल घटना है वो भी इसे कहा जाता है। और ये हमें प्राप्त होता है होल वेल से। दर्शकों की सहायता से के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? देखिए कर्षकों की सहायता के लिए कौन सा मध्यकालीन के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा है उसकी व्यवस्था है वो प्रारंभ की थी? तो देखिए कर्षकों की सहायता के लिए मध्यकालीन शासक जिन्होंने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी ये था भैया शेरशाह। कौन था? शेरशाह है ये था। इसमें राइट आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल शासक है ये कौन था? तो मयूर सिंहासन है इस पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल शासक है ये था मोहम्मद शाह। आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी के गुरु का नाम है ये क्या था? देखिए छत्रपति शिवाजी है इनके गुरु का नाम था रामदास। क्या नाम था?
रामदास, ए आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है ये हमें देखने को मिलते हैं भाग 4 में। कहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ये भाग 4 के अंदर ये हमें देखने को मिल जाते हैं। और देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें भाग 4 में देखने को मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है, आप इसे कह सकते हो भाग 4 के अंदर। ठीक है, तो अब आप सभी को पता चल गया होगा, राइट। हमारा अगला क्वेश्चन यहां से हो जाता है, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। देखिए अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। तो अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है भैया अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक की हितों की सुरक्षा पर प्रावधान किया गया है। सही आंसर इसमें सही हो जाता है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो कौन सी स्थिति में भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये स्थिति बन सकती है वंचित किए जाने से, किए जाने पर। निम्न में से कौन एक भारतीय संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। निम्न में से कौन एक भारतीय संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो यह था सिक्किम। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। देखिए सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता से। किस नाम से जाना जाता है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है ये कहा जाता है। ए आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाता है। देखिए राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या होता है। देखिए राजस्व घाटा है वो हमेशा राजकोषीय घाटे से अधिक होता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा हमेशा ही अधिक होता है। तो इसमें राइट आंसर है वो आप याद रखेंगे ए। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा, क्योंकि देखो आप है ना, राजस्व छोटा है वैसे और राजकोषीय बड़ा है, लंबा वर्ड है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। बड़ा कौन है, राजकोषीय, इसका मतलब घाटा भी कौन रहेगा, सदैव रहेगा, ज्यादा कौन रहेगा, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा बड़ा रहेगा। ये इस तरफ से अब याद रखिएगा। देखिए सूखी बर्फ किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ये सूखी बर्फ है वो कहा जाता है। मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग वाले पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए मेंडल के द्वारा उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रयोग किए गए थे। और देखिए मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिकता का पिता है, आप कह सकते हैं आनुवांशिकता पिता कह सकते हैं, जनक आप कह सकते हैं। ये गेगर जॉन मेंडल के द्वारा किए गए थे। 7 लक्षणों पर इन्होंने अध्ययन अपने किए थे और उद्यान मटर है उस पर अपना प्रयोग किए थे। उसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सेटावाइम। वैसे अगर आप जानना चाहिए अन्य नाम किस किस के हैं तो देखिए मोरस इंडिया आपका नाम है, सहतूत का ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं है, और देखिए कैप्सिकम एनम ये आपकी मिर्च का नाम है। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों में के लिए चुने। तो विपर्यासी मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने 7 लक्षण है वो चुने थे। और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है। तो भारत में जो राज्य है उनमें सबसे कम जन्म दर है, न्यूनतम है वो है केरल में। किसमें है, केरल में है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। देखिए पीपली घाट दर्रा है ये कौन सी ये भाग में स्थित है। तो पीपली घाट दर्रा है
ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अरावली में स्थित है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला है वो कहा जाता है? देखिए भारत में कौन सी नदी है जो खुले नाले के नाम से जानी जाती है? भारत की ये नदी है यमुना नदी। यमुना नदी को खुला नाला है वो कहते हैं। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोर्टोलोड इटोलिया पत्रिका किसने शुरू की? देखिए पोलोलोड इटोलिया पत्रिका किनके द्वारा शुरू की गई? तो ये बेनिटो मुसोलिनी इनके द्वारा शुरू की गई। गुजरात में स्थित पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए गुजरात में स्थित पीपावाव किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए भारत का पहला निजी बंदरगाह है ये। भारत का पहला निजी बंदरगाह है। स्थापना इसकी 1996 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? निखिल गांधी है, उनके द्वारा इसकी स्थापना है वो की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, पर इनमें से कौन सी अधातु है जो एक अधातु होते हुए भी चमकीली है? यानी अपवाद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखिए अधातुओं में कौन सा अपवाद है जो चमकीला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सल्फर। सल्फर सबसे बड़ा अणु है। सल्फर का अणु सबसे बड़ा है। गंधक भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, S8 इसका बड़ा होता है और इतना S8 से इसको लिखते हैं। द आंसर यहां से हो जाएगा भैया आयोडीन। आयोडीन को आई से दर्शाया जाता है। यह अपवाद है, एक अधातु होते हुए भी ये चमकीली है। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? देखिए इनमें से किसमें एंजाइम्स है ये नहीं पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं विषाणु में। किसमें नहीं पाए जाते हैं? विषाणु में ये नहीं पाए जाते हैं, यानी ये वायरस में ये नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाते हैं? वायरस में ये नहीं पाए जाते हैं। तो एंजाइम्स नहीं पाए जाते, वायरस या विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन है, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान कितना है? देखिए 373 डिग्री नॉर्मली है वो होता है। पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। अब इसमें हम अगर अपना 37 डिग्री ये और जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है? आपका हो जाता है 310। तो हम कह सकते हैं केल्विन मात्रक में 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो हम बात करें यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 310 डिग्री केल्विन। बाय आंसर इसमें राइट आंसर। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? देखिए मानव गुर्दा है, उसमें पथरी बन गई, उसके लिए जिम्मेदार क्या है? तो मानव गुर्दे में पथरी बनने के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम ऑक्जिलेट। मानव गुर्दे में पथरी के लिए जिम्मेदार कौन है? कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाएगा। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? देखिए एक धातु है फिर भी ये विद्युत का क्या है? कुचालक है, यानी ये भी एक अपवाद है। देखिए धातुएं नॉर्मली है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, पर ये एक अपवाद है। जो धातु है फिर भी विद्युत का कुचालक है, तो ये है लेड। और अब हम यहाँ पे पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी के अंदर आपके 10 क्वेश्चन है वो आते हैं। पार्ट सी के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन आपके आते हैं और आप यकीन मानिए 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। बस आपको हमारा चैनल का नाम है ये आपको प्ले ये यहाँ पे लिखना है आपको यूट्यूब सर्च में और आगे पार्ट सी डाल देना है। पार्ट सी डालोगे तो आपको एक हमारी 2.5 घंटे की क्लास है वो आपको मिल जाएगी पहले नंबर पे ही। उस 2.5 घंटे की क्लास को आप देख लेना, उसमें 300 क्वेश्चन डाले हुए हैं, उन क्वेश्चन को रट लेना। आप पार्ट सी में 10 में से 10 नंबर लेके आ जाओगे, ये मेरा विश्वास है। देखिए स्वयं किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को हिंसा कहते हैं। अब यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंसा किसे कहते हैं? स्वयं किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया शक्ति प्रयोग हिंसा कहलाती है। जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य समाज विरोधी हो या किसी प्रकार से समाज को निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा दोषी व्यक्ति को आईपीसी के अंतर्गत निर्धारित दंड दिया जाता है।
ऐसे कार्य अपराध कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और हिंसा और अपराध एक दूसरे से सीधा संबंध है। हिंसा और अपराध एक दूसरे से क्या है, सीधा संबंध रखते हैं। और इसमें भैया 10 लाख की जगह आप 3 लाख है वो कर लेना। चलिए डी आंसर इसमें हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? तो 354 डी। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकती है? ये कौन सी धारा है? देखिए सामूहिक बलात्कार धारा 376 डी है। इसके तहत सामूहिक बलात्कार है वो दर्ज किया जाता है और इसके लिए न्यूनतम 20 साल की सजा है। यानी सामूहिक बलात्कार के दोषियों को न्यूनतम 20 साल की सजा है, जिसको आजीवन तक कारावास किया जा सकता है। तो धारा 376 डी ये लगाई जाती है सामूहिक बलात्कार के लिए। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार क्या सही होगा? दोनों आप पढ़िए, आराम से पढ़िए, इस क्वेश्चन को पोज करके आप आराम से पढ़िए, आंसर हम आपको बता देंगे। तो राइट आंसर यहां से हो जाता है, दोनों कथन सही है। पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की कौन सी धारा में पति पत्नी द्वारा अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है? और इसके तहत किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है? तो ये मुकदमा दर्ज होता है भैया धारा 376 बी के तहत। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की किस धारा में 16 साल से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है? तो धारा कौन सी लगाई जाती है? देखिए 16 साल की महिला है या उससे कम है और उसके साथ में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति द्वारा एक या एक से अधिक, माफ कीजिए, एक या एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा मिलकर अगर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसके लिए धारा 376 डी ए है वो लगाई जाती है। और अगर यही अगर 16 साल से की जगह अगर 12 साल से कम है तो धारा 376 डी बी लगेगी। कौन सी लगेगी? धारा 376 डी बी लगाई जाएगी उस स्थिति में अगर 12 साल से कम उम्र की है तो। और मृत्युदंड सीधे दे है इसमें। दहेज लेने देने और दहेज लेने देने के लिए उकसाने पर या तो 6 माह का कारावास या 5,000 का जुर्माना देना पड़ता है, जिसको संशोधित अधिनियम द्वारा इन सजा को बढ़ाकर न्यूनतम 6 माह कर दिया गया और अधिकतम कितने वर्ष तक कर दिया गया है? तो कम से कम 6 माह की सजा तो इसमें मिलेगी ही, अधिकतम कितने महीने की सजा है वो मिल सकती है? अधिकतम 10 महीने की, इसमें 10 वर्ष की सजा है वो दे ही है। यदि किसी लड़की की 7 साल हुए नहीं है विवाह को और उसके असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है, साथ में ये साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है? ये धारा 304 बी के तहत। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? देखिए दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा है जो दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति है उसे जुड़ी हुई है? तो ये धारा 8 बी है यहां से। तो हम राइट आंसर यहां से कर देते हैं द आंसर। स्त्री एससी टू प्रतिशत अधिनियम 1986 के अंतर्गत पहली बार अपराध करने पर कितने वर्ष तक की सजा का प्रावधान है? देखिए स्त्री एससी टू प्रतिशत अधिनियम 1986 के अंतर्गत पहली बार अपराध करने पर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। ये अपने कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको लगते हैं तो क्लास को लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर किया करें। अभी पार्ट डी करेंगे, पर पार्ट डी करने से पहले आपको बता दूं हमारा मोबाइल ऐप भी है भाई, और वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। हमारा नाम लिखिए JEPYBHAKR और डाउनलोड कर लीजिए इस लोगो वाले इस ऐप को, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पे
ये ऐप हो सकता है। यहाँ से आपको PDF देखने को मिल जाएगी, यहीं से आपको नोट्स है वो देखने को मिल जाएंगे, और अन्य इम्पोर्टेंट है वो नोट्स है, टेस्ट है वो आपको यहाँ पे देने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पे पार्ट डी शुरू कर रहे हैं। कौन सा क्या शुरू कर रहे हैं हम? पार्ट डी है वो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो पार्ट डी शुरू करेंगे, और पार्ट डी के अंदर आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 45 क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर के रहते हैं? 45 नंबर के। राजस्थान में बीड़ी उद्योग के प्रमुख के अंदर है। देखिए राजस्थान में बीड़ी उद्योग है, उसके प्रमुख उद्योग, बीड़ी उद्योग के प्रमुख के अंदर कौन कौन से? तो राजगढ़, गोसुंडा और झिरी, ये प्रमुख के अंदर है। राज्य में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राज्य में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है? तो राज्य का कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये सवाई माधोपुर। राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? तो राज्य में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र संचालित करता है राज सिको। कौन करता है भैया? राज सिको राज्य के अंदर गलीचा प्रशिक्षण केंद्र संचालित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राज सिको हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसमें हो ही जाएगा। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर विकसित किया गया है? राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पे विकसित किया गया है? तो ये कुकस जयपुर में विकसित किया गया है। राव अमर सिंह जी का दुआ किसकी करती है? देखिए राव अमर सिंह जी का दुआ ये किनकी करती है? तो राव अमर सिंह जी का दुआ ये करती है सायाजी की। किसकी करती है? सायाजी है, इनकी करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राव अमर सिंह जी का दुआ है ये किनकी करती है, तो आपको पता होना चाहिए ये सायाजी की करती है। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किस प्राथमिक स्तर को पूर्व मालवीय नगर कहते थे? किस प्राथमिक स्तर को पूर्व में मालवीय नगर है ये कहा जाता था? तो ये नगर टोंक को मालवीय नगर है ये कहा जाता था। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किनके द्वारा की गई? देखिए जैन कीर्ति स्तंभ है, इसकी स्थापना है वो किनके द्वारा की गई है? तो जैन कीर्ति स्तंभ इसकी स्थापना जीजा भगरवाल है, इनके द्वारा की गई है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जाट शासक को कर्नल टोड ने जाट सिंसिनेटस कहा था? किस जाट शासक को कर्नल टोड ने जाट सिंसिनेटस कहा था? तो ये कौन सा शासक है जिसको कर्नल टोड के द्वारा जाट सिंसिनेटस है ये कहा था? ये चूड़ामन है, इनको कहा था। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मेरी कनक परब किसे कहा जाता है? मेरी कनक परब किसे कहा जाता है? तो देखिए मेरी कनक परब है ये कहा जाता है जैन कीर्ति स्तंभ को। सही आंसर इसमें राइट आंसर है वो हो जाता है। देश का पहला भू विरासत स्थल किसको घोषित किया गया? देश का पहला भू विरासत स्थल किसको घोषित किया गया? देश का पहला भू विरासत स्थल है ये रामगढ़ बारंग को घोषित किया गया है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। सरदार स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? देखिए सरदार स्पोर्ट्स अकेडमी है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये जोधपुर में इसकी स्थापना है वो की गई है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं वो क्या कहलाता है? देखिए राजस्थान के अंदर क्या हो गया, विवाह हो गया। विवाह के बाद में लड़की है वापस चली जाती है, उसके पश्चात जब लड़की को उसकी पत्नी है उसको पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के घर पर लाया जाता है तो वो गोना कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे गोना कहते हैं। ठीक है, बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। सरारा क्या है? देखिए सरारा क्या है? तो सरारा है ये एक लहंगा है। सरारा एक क्या है? लहंगा है। लहंगा को क्या कहते हैं? सरारा कहते हैं।
और लहंगा ये क्या, एक लंबी लहंगे के नाम से इन्हें जाना जाता है, एक लंबी स्कर्ट की तरह ये होता है और ये एक वस्त्र हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सरारा एक वस्त्र हो जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण ले जाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर यहां से हो जाता है, ये पड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, पड़ला ये कहलाते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद में किस रियासत की तोपों की सलामी है, वो पहले 17 थी, उसके बाद में इनके तोपों की सलामी है वो 13 कर दी गई है। ये कर दी गई है कोटा की। ठीक है, इनके तोपों की सलामी है वो कम कर दी गई है। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा इनकी नीति थी अंग्रेजों का सहयोग करना। बीकानेर के किस शासक के निवास स्थान को बीकाजी की टोकरी कहते हैं, जिसने बीकानेर में कोडमदेसर में भैरव मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो देखिए, बीकानेर के किस शासक के निवास स्थान को बीकाजी की टोकरी कहते हैं, जिसने बीकानेर में कोडमदेसर के भैरव मंदिर बनवाया था। तो राइट आंसर हो जाता है राव बीका। ठीक है, राव बीका को कहते हैं, बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर का साफा पूरे भारत में क्यों प्रसिद्ध है। जोधपुर का साफा पूरे भारत में इसकी बंधेज के लिए जाना जाता है। सही आंसर इसमें राइट आंसर। अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं। देखिए, अंगरखी है वो ग्रामीण भाषा में क्या कहलाती है, तो अंगरखी है वो ग्रामीण भाषा के अंदर है बुक्तरी कहलाती है। क्या कहलाती है, अंगरखी ग्रामीण भाषा में बुक्तरी कहलाती है। जो अंगरखी पहनते हैं, बुक्तरी पहनते हैं, ग्रामीण भाषा में ये कहलाती है भैया बुक्तरी। और देखिए, क्लास इतनी अच्छी चल रही है, आप सभी जने भी क्या करें, क्लास को लाइक जरूर करें, क्लास को क्या करें, लाइक जरूर करें और शेयर अपने दोस्तों के बीच में जरूर कर दे। तो राइट आंसर हो जाता है कलाई पर। कुर्चिया आभूषण पहना जाता है, कलाई पर पहना जाता है। राजस्थान में आजीविका मिशन कब शुरू किया गया। राजस्थान में आजीविका मिशन कब शुरू किया गया, तो राजस्थान में आजीविका मिशन है 2004 के अंदर है ये शुरू किया गया है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति है वो कब घोषित की गई, तो ये 2011 के अंदर ये घोषित की गई है। अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, अग्नि वेदिका के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज से संबंधित है। राजस्थान में झामर कोटड़ा किस खनिज से जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान के अंदर झामर कोटड़ा है ये रॉक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। बी आंसर इसमें क्या है, राइट आंसर है। तो झामर कोटड़ा राजस्थान में रॉक फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं, प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य ये कालीबंगा से हमें देखने को मिल जाते हैं। बी आंसर इसमें हम राइट आंसर करते हैं और सही उत्तर का हमें चयन करना है। जो सही उत्तर है उसी का हमें यहाँ पे चयन करना है, तो हम सही उत्तर है उसका चयन करते हैं। देखिए, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा है ये की जाएगी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग है, इनके द्वारा ये की गई है। सही आंसर यहाँ से हो जाएगा सही आंसर। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके अनुशंसा पर की गई, तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की अनुशंसा ये भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 इसकी द्वारा है, इसके अनुशंसा पर है ये राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, वो है बंशीधर भट्ट किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए, बंशीधर भट्ट है ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये तमाशा से जुड़े हुए हैं। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रसिद्ध है। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में खातौली कहाँ स्थित है। देखिए, वर्तमान समय में
खातोली है ये कहाँ पे स्थित है? वर्तमान समय में खातोली है ये बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में ये स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की रचना कहाँ की गई? देखिए, जैनक द्वारा रचित किया गया है पृथ्वीराज विजय, और इसकी रचना है वो कहाँ पे की गई है? तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज विजय की रचना है वो किनके द्वारा की गई है? तो आपको याद होना चाहिए जैनक है, इसके द्वारा पृथ्वीराज विजय की स्थापना की गई है। जबकि पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, और इसकी रचना है वो की गई है पुष्कर। और राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मिट्टी है ये देखने को मिलती है? तो राजस्थान का एंटीसोल मिट्टी है ये पाई जाती है भैया पश्चिमी भाग के अंदर। आऊ व काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? देखिए, आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पे ये बना हुआ है, और इस कारण से इसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी ये आता है। जल दुर्ग भी इसे कहा जाता है, और जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है ये है गागरोन दुर्ग। मीठे साहब की दरगाह यहाँ पे है। देखिए, सूर्यमल मिश्रण व रचित वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास आपको देखने को मिलता है? देखिए, सूर्यमल मिश्रण है उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वंश भास्कर, इसके अंदर आपको वीर सतसई भी इनके द्वारा लिखी गई है। हम यहाँ पे बात करें सूर्यमल मिश्रण की, वीर सतसई इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा वंश भास्कर लिखा गया है। वंश भास्कर में आपको बूंदी साम्राज्य का इतिहास देखने को मिल जाता है, राज्य का इतिहास पढ़ने को मिल जाता है। और 90 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का जनसंख्या घनत्व जैसलमेर से कितना ज्यादा है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का जनसंख्या घनत्व जैसलमेर से कितना ज्यादा है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर का जनसंख्या घनत्व जैसलमेर से 578 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर का 17 है और जयपुर का कितना है? 595 है। तो कितना हो जाएगा ज्यादा? 578 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो जयपुर का हो जाएगा आपका यहाँ पे 595 और जैसलमेर का हो जाएगा 17। तो ये इनका 578 है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ किसके सहयोग से स्थापित किया गया? देखिए, राणा प्रताप सागर पन विद्युत ग्रह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। बाड़मेर के अजरक प्रिंट की छपाई किस तरफ से होती है? बाड़मेर के अजरक प्रिंट की छपाई किस ओर से होती है? तो बाड़मेर के जो अजरक प्रिंट है इसकी छपाई है वो दोनों तरफ से होती है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाता है। और हमारा 93 नंबर क्वेश्चन है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भैया कहाँ पे स्थित है? देखिए, 33 करोड़ देवताओं का मंदिर ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मंडोर है नहीं कहीं ऑप्शन, वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर में स्थित है। और देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अस्तित्व में कब आया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया था 18 जनवरी 1999 को। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 14 नवंबर 2011 को इसे लागू किया गया है। उसासरा क्या है? देखिए, उसासरा क्या है ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। उसासरा है ये जैन के प्राथमिक विद्यालय हैं, जैन धर्म के प्राथमिक विद्यालय हैं, ये कहलाते थे उसासरा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है ये माना जाता है 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। ढोलोमारू का चित्र शैली का संबंध किस शैली से है? देखिए, ढोलामारू चित्र शैली का संबंध है वो किस चित्र शैली से है? ये मारवाड़ चित्र शैली हो जाएगा। और 99 नंबर क्वेश्चन है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो
ये किया जाता है। ये पादरला गांव है पाली के अंदर, वहां से ये 13 ताली नृत्य का उद्गम माना जाता है। कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और रामदेव जी की प्रार्थना में किया जाता है। किसकी प्रार्थना में किया जाता है? रामदेव जी की प्रार्थना में ये किया जाता है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। ठीक है, कवि भी ये थे, याद रखिएगा। राइट आंसर 13 ताली नृत्य यहाँ से हो जाता है, ये किया जाता है। और बरड़ किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बरड़ किसान आंदोलन है वो 1921 से 1943 तक चला था। 1921 से 1943 तक ये आंदोलन चला था। ये हुआ था बूंदी के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर हम इसमें ए आंसर कर देंगे। आज की क्लास में आपको 100 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर किया करें, साथ में अपने दोस्तों के बीच में इस क्लास को शेयर जरूर करें। शेयर करने के साथ साथ में अगर आप पहली बार देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन है वो दबा के रखें, ताकि मेरी आपको हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और समय पे आप क्लास देख पाए। हमारा मोबाइल ऐप है वो है JEPY BHAKR, लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट है वो दे सकते हैं और यहीं पे आप है नोट्स है वो इम्पोर्टेंट वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।